हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू दिस चैनल। यू आर वाचिंग ज्ञान सागर स्टडी पॉइंट। लास्ट वीडियो में हमने साइकोलॉजी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किए थे एचटेट के व्यू पॉइंट से। आज हम आगे इसको कंटिन्यू करते हैं। लास्ट क्वेश्चन हमने किया था, हु सेड मेमोरी लॉस इज ए साइकोलॉजिकल सुसाइड। किसने कहा था कि जो मेमोरी लॉस होता है, मतलब हम भूल जो जाते हैं, वो एक साइकोलॉजिकल सुसाइड उसको बोला है। ये हमारे किस्कर साहब हुए हैं 1979 में, उन्होंने ये बात कही थी कि जो हम भूल जाते हैं वो एक साइकोलॉजिकल सुसाइड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट हु टेल दैट इन थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग पर्सन यूज ट्रायल एंड एरर। ट्रायल एंड एरर का जो है, थॉर्नडाइक ने जो सिद्धांत दिया था वो मेमोरी इंटेलिजेंस की बात होती है। THORN डाइक, थॉर्नडाइक ने जो है ट्रायल एरर का सिद्धांत दिया था, लर्निंग की बात कर रहे थे। तो जो ये बात उन्होंने कहा, थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग में पर्सन ट्रायल एरर को यूज करता है, ये विटेकर साहब ने 1977 में कहा। विटेकर ने ये बात कही है कि जो है ट्रायल एरर की जो प्रयोग है वो थिंकिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग में कौन करते हैं, इंसान करते हैं। परंतु जो ट्रायल एरर की थ्योरी है वो थॉर्नडाइक ने दी है, लर्निंग की थ्योरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज़िम्बार्डो एंड रुक डिवाइड थिंकिंग इन कितने भागों में बांटा है ज़िम्बार्डो और रुक ने थिंकिंग को? 1 पार्ट, 2 पार्ट, 3 पार्ट। तो इसका जो एग्जैक्ट आंसर आ जाएगा 2 पार्ट में बांटा है। तो ये नेक्स्ट वो कौन से 2 पार्ट हैं? पहला है ऑटिस्टिक थिंकिंग, सेकंड है रियलिस्टिक थिंकिंग। ऑटिस्टिक थिंकिंग किसको कहते हैं? ऑटिस्टिक थिंकिंग की बात करते हैं तो ऑटिस्टिक थिंकिंग में आता है कि जैसे हमारे कोई ड्रीम है, हमारे फैंटासीज़ हैं, ये मैंने लिख रखा है, ड्रीम और फैंटासीज़, जो सपने हैं, कल्पनाएं हैं, हमारी इमेजिनेशंस हैं, वो सारी ऑटिस्टिक थिंकिंग में आती हैं। एग्जामिनर पूछ भी सकता है कि ड्रीम किसका, कौन सी थिंकिंग का हमारा पार्ट है, रियलिस्टिक का है, ऑटिस्टिक का है या क्रिएटिव का है, कुछ भी ऐसा डाल देगा तो वो हमारा ऑटिस्टिक थिंकिंग का पार्ट है, फैंटासी और ड्रीम। तो जो रियलिस्टिक थिंकिंग होती है, रियल लाइफ से संबंधित चीज़ें होती हैं, रियलिटी में जो हमारे सामने घटित हो रहा है या जिनका फैक्ट का हमें पता है उसके बारे में। तो ये रियलिस्टिक जो थिंकिंग है उसको आगे 3 टाइप्स में उन्होंने डिवाइड किया है। नंबर 1 कन्वर्जेंट थिंकिंग। कन्वर्जेंट थिंकिंग को हम डाइवर्जेंट थिंकिंग बोलते हैं। कन्वर्जेंट थिंकिंग, क्रिएटिव थिंकिंग, इवेल्युएटिव थिंकिंग। कन्वर्जेंट थिंकिंग जो है उसको डिडक्टिव डिडक्टिव थिंकिंग बोला जाता है। कन्वर्जेंट थिंकिंग को डिडक्टिव, जिसको हम हिंदी में निगनात्मक थिंकिंग कहते हैं। तो कन्वर्जेंट थिंकिंग में क्या होता है, जो व्यक्ति है अपने दिए हुए जो भी फैक्ट उसके पास पहले से मौजूद है उन्हीं के आधार पर वो अपना सॉल्यूशन ढूंढने की कोशिश करता है, अपनी तरफ से कोई नया ऐड नहीं करता। जो भी सामने इन्फॉर्मेशन है उसी में से ही आंसर ढूंढने की कोशिश करता है। जैसे हम वो लिखते हैं, प्रेसी राइटिंग लिखते हैं ना, पूरा पैरे को पढ़ के 2-4 लाइनें लिखते हैं, तो वो उसमें से जो दिया हो उसमें से ही आंसर निकालने की कोशिश करते हैं। तो नेक्स्ट है क्रिएटिव थिंकिंग। क्रिएटिव थिंकिंग की बात की है, क्रिएटिव थिंकिंग होता है जिसको हम इंडक्टिव थिंकिंग भी कहते हैं। इंडक्टिव थिंकिंग इंडक्टिव थिंकिंग में व्यक्ति जो पहले से इन्फॉर्मेशन दी हुई है उसमें अपनी तरफ से ऐड करता है और ऐड करने के बाद जो है जो कोई सोल्यूशन है प्रॉब्लम का उसको निकालने की कोशिश करता है। तो अपनी तरफ से इंडक्ट क्रिएट कर लेता है, नई चीज़ों को इंडक्ट कर लेता है। इसको आगनात्मक थिंकिंग। नेक्स्ट है इवेल्युएटिव थिंकिंग। इवेल्युएटिव थिंकिंग में जो पर्सन है वो किसी भी तथ्य को जो स्वीकार करता है उसके पहले गुण दोष की जो परख इवेल्युएट करता है, उसका पूरी तरह से जांच परख करने के बाद हम किसी आंसर पर तक पहुंच पाते हैं, इवेल्युएटिव थिंकिंग कहलाती है। 3 तरह की थिंकिंग की बात की गई है, रियलिस्टिक थिंकिंग के अंदर आती हैं ये।
तो ये भी पूछा जा सकता है कि इनमें कोई फोर्थ डाल के इन तीनों में, और पूछा जा सकता है कि रियलिस्टिक थिंकिंग से किससे संबंधित नहीं है, तो वो फोर्थ वाली इससे संबंधित हो जाएगी। तो रियलिस्टिक थिंकिंग इस तरह से याद कर सकते हैं। ए हाई लेवल ऑफ थिंकिंग एज डिटरमाइंड बाय लैंग्वेज, तो हाई लेवल ऑफ थिंकिंग डिटरमाइंड बाय लैंग्वेज, लैंग्वेज का जो हाई ऑर्डर है, हाई लेवल है, तो वो वॉर्फ हाइपोथेसिस जो है वो इसको सपोर्ट करती है। तो इसकी बात पियाजे भी करते हैं, पियाजे साहब भी करते हैं। पियाजे भी कहते हैं कि पहले जो थॉट है वो थॉट आते हैं, उसके बाद जो लैंग्वेज का डेवलपमेंट होता है। ठीक है, तो ये बात भी याद रख लेना। पियाजे कहते हैं कि पहले लैंग्वेज थॉट आते हैं, फिर लैंग्वेज आती है। परंतु इसका अगर अपोजिट देखा जाए तो वाइगोत्स्की जो है वाइगोत्स्की जो है वो कहते हैं कि पहले जो है लैंग्वेज आती है, लैंग्वेज पहले आती है, थॉट बाद में आते हैं। तो ये वाइगोत्स्की की, लेव वाइगोत्स्की जो है उनकी जो है डेफिनेशन, मतलब उनका मानना है, अपनी थ्योरी में उन्होंने ये बताया है कि लेव वाइगोत्स्की जो है वो कहते हैं कि लैंग्वेज पहले आती है, थॉट बाद में आते हैं। परंतु पियाजे कहता है कि थॉट पहले आते हैं, थॉट लैंग्वेज बाद में आती है। और यही वॉर्फ हाइपोथेसिस भी इसी बात को सपोर्ट करती है कि थॉट पहले होते हैं और लैंग्वेज बाद में आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है थीमेटिक परसेप्शन टेस्ट इज ए, थीमेटिक परसेप्शन टेस्ट जो है TAT जिसको हम बोलते हैं, TAT जो है वो एक कंस्ट्रक्टिव टेस्ट है। TAT जो है एक कंस्ट्रक्टिव टेस्ट है। इसमें क्या होता है, 30 कार्ड होते हैं। 30 कार्ड तो वो होते हैं जिन पे पिक्चर बनी होती है, और एक कार्ड और ब्लैंक होता है। अगर पेपर में हमारे पास 30 या 31 आएगा, 31 होते हैं, एक ब्लैंक होता है, ब्लैंक एक कार्ड ब्लैंक होता है, उस पर कुछ नहीं छपा होता वो, उसके आधार पे। और एक समय में 20 कार्ड ही अप्लाई किए जाते हैं, वो एज के अकॉर्डिंग और जेंडर के अकॉर्डिंग, मेल फीमेल के हिसाब से 20 कार्ड उसमें छांट लिए जाते हैं, और एक टाइम में 20 कार्ड ही दिए जाते हैं। और मतलब 20 कार्ड दिए जाते हैं, उसमें से 10 एक बार में देंगे, 10 अगली बार में देंगे। तो इस तरह से करके 10 और 10 कार्ड के 2 सेशन होते हैं। तो उसके बाद ये जो 1 कार्ड और लास्ट में बचता है, तो उसको ब्लैंक कार्ड जो सा है हमारा, उसके आधार पे बाद में स्टोरी लिखने के लिए कहा जाता है। थीमेटिक परसेप्शन टेस्ट जो है मर्रे ने इसको जो है ये टेस्ट बनाया था, मर्रे मॉर्गन ने 1935 में। उसके बाद आता है रोशा टेस्ट इज ए एसोसिएटिव टेस्ट है। रोशा टेस्ट में 10 कार्ड होते हैं, 5 जो हैं ब्लैक वाइट होते हैं, 5 जो होते हैं वो कलर्ड होते हैं। ये ब्लैक वाइट और 5 जो होते हैं कलर्ड होते हैं। 10 कार्ड होते हैं। हरमन रोशा ने ये कार्ड बनाया था, ये टेस्ट बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच टेस्ट देयर आर एनिमल एज ए करेक्टर, कि ऐसा कौन सा टेस्ट है जिसमें टेस्ट के अंदर पशुओं के चित्र दे रखे हैं, एनिमल करेक्टर के रूप में एनिमल दे रखे हैं। बस उसमें कोई लैंग्वेज नहीं है, कुछ ऐसा वो नहीं है, सिर्फ एनिमल्स के पिक्चर्स दे रखी हैं। तो वो हमारा चिल्ड्रन परसेप्शन टेस्ट जिसको CAT बोलते हैं। बेलक द्वारा 1954 में इसकी जो है बनाया गया था ये CAT, इसको चिल्ड्रन परसेप्शन टेस्ट बोलते हैं। तो ये है, इसमें जो है कि एनिमल्स, पशुओं के चित्र होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन इंडिया हु कंस्ट्रक्ट कंप्लीशन टेस्ट फॉर पर्सनैलिटी असेसमेंट, इंडिया में जो कंप्लीशन टेस्ट है पर्सनैलिटी असेसमेंट के लिए वो किसने बनाया था। इंडिया में देखो, इंडिया में है विश्वनाथ मुखर्जी ने ये टेस्ट बनाए थे। ठीक है, कंस्ट्रक्टिव जो कंप्लीशन टेस्ट है तो वो किसने बनाया था, विश्वनाथ मुखर्जी ने इंडिया में बनाया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मैनी पिक्चर आर इन द बेंडर जेस्टाल्ट टेस्ट, एक बेंडर जेस्टाल्ट टेस्ट होता है, उसके अंदर कितनी पिक्चर्स होती हैं। तो पिक्चर्स 9 पिक्चर होती हैं। इसको पूरा नाम है लोरेटा बेंडर, 1938 में इसने ये टेस्ट बनाया था। तो इसमें पिक्चर्स होती हैं, वो पिक्चर्स मतलब जैसे ये पिक्चर मैं आपको बना के दिखाता हूँ, मान लो ये पिक्चर है, ये पेंटागन है, तो ये इस तरह की पिक्चर्स होगी, उसको हम जो सामने से देख के बनाना होगा, फिर उसको हम अपने उसके हाथ से बना के देखेंगे कि उसके अंदर जो गलतियाँ हैं उसके आधार पे ही हम उसको असेस करते हैं पर्सनैलिटी को। तो इस तरह की कुछ पिक्चर्स दी जाती हैं, उन पिक्चर्स के आधार पर मान लो कोई ये सर्कल दे दिया तो उस सर्कल को बना के दिखाओ। तो इस तरह की कुछ पिक्चर्स होती हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द एजेंट ऑफ स्ट्रक्चरल मॉडल ऑफ पर्सनैलिटी बाय फ्रॉयड,
व्हाट आर द एजेंट ऑफ स्ट्रक्चरल मॉडल ऑफ पर्सनैलिटी बाय फ्रॉयड। फ्रॉयड क्या कहता है कि जो स्ट्रक्चरल मॉडल है पर्सनैलिटी का, उसके एजेंट किसको माना है? तो ये जो हमारे इड है, ईगो है और सुपर ईगो, ये तीनों ही हमारे पर्सनैलिटी के स्ट्रक्चरल मॉडल में आते हैं, इड, ईगो और सुपर ईगो। नेक्स्ट है यांग एंड यिंग सर्कल इज रिलेटेड विद। तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही रेयर कहीं आपको देखने को मिल सकता है। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यांग इन सर्कल, यांग इन सर्कल जो है वो किससे रिलेटेड है? इस तरह का सर्कल होता है, तो ये हमारा एक्स्ट्रावर्जन और इंट्रोवर्जन से रिलेटेड है। ठीक है, ये जो हमारे युंग साहब ने YUNG युंग साहब ने जो डिफाइन किया है एक्स्ट्रोवर्ट और इंट्रोवर्ट में इंट्रोवर्जन, तो ये उन्होंने ही इसके बारे में बताया था कि वाई यंग जो साइकिल है वो एक्स्ट्रावर्जन और इंट्रोवर्जन से संबंधित है। विच ह्यूमर इज बिटवीन कॉर्निया और लेंस। देखिए कॉर्निया और लेंस के बीच कौन सा पदार्थ पाया जाता है? जो हमारी आँख होती है, जो हमारी आँख है, मान लो जैसे कि ये है, ऐसे कॉर्निया होता है हमारा, उसके पीछे यहाँ पर लेंस होता है। तो इस एरिया के अंदर कॉर्निया, इसको पहले पार्ट को कॉर्निया बोलते हैं, यहाँ पर लेंस होता है। तो ये लेंस और कॉर्निया के बीच जो यहाँ पर जो पदार्थ भरा होता है, जहाँ पर ये डॉट लग रहे हैं, तो इसको कहते हैं एक्वस ह्यूमर, एक्वस ह्यूमर। और जो हमारा ये रेटिना के पास, ये पीछे रेटिना होता है आँख में, यहाँ पर पीछे लेंस के पीछे ये सारा, इसमें होता है विट्रस ह्यूमर, VITROUS, विट्रस ह्यूमर। तो विट्रस ह्यूमर के अगले पार्ट में एक्वस ह्यूमर होता है। ये पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, कभी आप सोच रहे हो कि ऐसे ही है, तो ये जो आँख में कॉर्निया के और लेंस के बीच में होता है एक्वस ह्यूमर, और जो रेटिना के अंदर होता है विट्रस ह्यूमर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फ्लोइंग टर्म डज नॉट फिट विद द अदर 3। तो ये क्वेश्चन कहाँ चला गया भैया? तो इसमें पूछा गया कि इन तीनों में से कौन सी टर्म दूसरों से अलग है। देखो स्टिमुलस, रिस्पॉन्स और रिवार्ड, ये तीनों आपस में संबंधित हैं। स्टिमुलस होगा, उसके प्रति कोई रिस्पॉन्स किया जाएगा, और रिस्पॉन्स होने के बाद रिवार्ड मिलेगा। ठीक है, परंतु जो फ्री एसोसिएशन है, फ्री एसोसिएशन जो फ्रॉयड की थ्योरी से संबंधित टर्म है, फ्री एसोसिएशन जो है फ्रॉयड की थ्योरी से संबंधित टर्म है, तो इसका संबंध फ्रॉयड से है, फ्रॉयड एसोसिएशन का। परंतु इन तीनों का आपस में एक संबंध है। तो फ्लोइंग टर्म डज नॉट फिट, क्योंकि ये तीनों एक पैटर्न बना रही है ना, क्योंकि स्टिमुलस होगा, उसके प्रति रिस्पॉन्स किया जाएगा, रिस्पॉन्स के बाद रिवार्ड मिलेगा, तो ये तीनों मिलके एक वो है अपना एक ग्रुप बना रही हैं। परंतु फ्री एसोसिएशन उससे अलग चीज़ है। तो ये नेक्स्ट जो फ्राइड की थ्योरी में करूँगा तब बता दूँगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है ए साइकोलॉजिस्ट हु एक्सटेंड द प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी टू प्रैक्टिकल एवरीडे प्रॉब्लम इन द रियल वर्ल्ड वुड बी। तो जो व्यक्ति प्रिंसिपल जो है एक्सटेंड द प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी के प्रैक्टिकल एवरीडे की जो प्रॉब्लम है उनमें यूज करता है, उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं अप्लाइड साइकोलॉजिस्ट, एन अप्लाइड साइकोलॉजिस्ट। तो ये था आज का लास्ट क्वेश्चन, अप्लाइड साइकोलॉजिस्ट कहते हैं। तो ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, तो इस तरह की मैं वीडियो अपलोड करता रहता हूँ। उस कई बार समय नहीं मिल पाता, तो इसलिए वीडियो मैं नहीं डाल पाता। तो आप अपने नए फ्रेंड्स को और अपने मित्रों को इस वीडियो को शेयर करें, और ताकि नए और स्टूडेंटों को इस वीडियोज़ का लाभ मिल सके। और आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी कैसी लगती है कमेंट करके ज़रूर बताया करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए क्वेश्चन के साथ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।